हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग, आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार साहब आपको स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि एसएससी आरआरबी जेई बीटीएससी जेई से एक मास्टर सीरीज जो कि चल रहा है, कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ कि चल रहा है। ठीक है, तो उसमें अभी रिसेंट में 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है, तो आप लोग भी जाएं और वहाँ से अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसमें जिसमें वो सारे जो सेट अपलोड हो चुके हैं, उसमें जा रहे जितने भी क्वेश्चन है सारे रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं। किसी ने आपको जेई में या फिर किसी में एई में आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सेम एज इट इज। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग 30 मिनट में करीब 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 30 मिनट के अंदर हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बेहतर, बहुत ही मतलब लाजवाब क्वेश्चन, और जो कि एकदम कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल भी होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें, ताकि उसको उसके पास भी कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें एक नया नया ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे, और इसके साथ उस ट्रिक का भी स्पेशल वीडियो भी आपको भेज दूंगा, ताकि उस ट्रिक से अपना कॉपी में नोट डाउन कर ले। और उससे क्या है, 2-3 बार आप रिकॉल कीजिएगा तो एग्जाम में आपको तुरंत वो ट्रिक ऐसा है कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, इसलिए बिना देरी के चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द मेथड इज नॉट यूज फॉर द डिटरमाइनिंग इन सिटू यूनिट वेट ऑफ द कंपैक्टेड अर्थ फील्ड। ठीक है, कौन इन सिटू मेथड नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इन सिटू मेथड नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, कोर कटर मेथड हो गया, ये सारे मेथड क्या है, आपका फील्ड मेथड है। ठीक है, फील्ड टेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपका जो ये पिक्नोमीटर टेस्ट है, ये आपका क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट है। लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया। ठीक है, आपका जैसे सेन रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। ठीक है, तो सेन रिप्लेसमेंट मेथड में इसमें ये जो मेथड है किस टाइप का सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, 1 मिनट, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट आपका जो आपका है, ये क्या है, सेन रिप्लेसमेंट मेथड। यार 1 मिनट, थोड़ा इरेजर। फर्स्ट क्या आपका सेंड रिप्लेसमेंट मेथड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस मेथड को हम लोग, इस मेथड में जो जनरली जो आपका सॉइल यूज होता है, मेनली आपका इसमें जो होता है सैंडी सॉइल या ग्रेवल सॉइल यूज होता है। इस मेथड को जनरली हम लोग यूज करते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल एंड ग्रेवल सॉइल। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इट इज सुटेबल फॉर सैंडी ग्रेवल सॉइल। ठीक है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को हम लोग किस में यूज करते हैं, सैंडी और ग्रेवल सॉइल में हम लोग सॉइल के लिए ये सुटेबल है। ठीक है, और जो इसके बाद दूसरा आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एक है क्या, आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये आपका, ये दोनों है आपका, लैब टेस्ट भी और फील्ड टेस्ट भी है। ये बोथ होता है, बोथ लैब एंड फील्ड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कोर कटर मेथड। ठीक है, कोर कटर मेथड का जो इसका जो आपका साइज जो होता है, साइज की इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका जानते हैं तो कितना होता है, 100 मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें जो हम लोग सॉइल यूज, जिस मेथड, जो कोर कटर मेथड है, किस टाइप का सॉइल के लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल। ठीक है, सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल ओनली।
तो देखिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े, इससे हम लोग कितना, जितने भी ऑप्शन है सारे हम लोग एक बाय वन करके समझ गए, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पाइप द सीवर पाइप हैज टू बी डिजाइन एंड चेक फॉर, बताइए। आप लोग भी आंसर कीजिए कमेंट में, क्या मतलब कौन ऑप्शन, मतलब कैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग भी टाइप कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रिकॉल होगा, तब आपके लिए एग्जाम में थोड़ा इजी होगा। बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डायरेक्ट इसको मार के आगे आप लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है कि द सीवर पाइप हैज टू बी डिजाइन एंड चेक फॉर। तो देखिए मेनली जो हम लोग सीवर पाइप को डिजाइन करते हैं, मेनली हम लोग सीवर पाइप को जो डिजाइन करते हैं, इसमें दोनों मेथड, दोनों इसको मतलब डिजाइन करते हैं, आपका मैक्सिमम फ्लो के लिए भी और आपका मिनिमम फ्लो के लिए। अब मैक्सिमम फ्लो के लिए कब डिजाइन करते हैं, देखिए मैक्सिमम फ्लो के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम फ्लो के लिए देखिए, मैक्सिमम फ्लो के लिए देखिए ये जो होता है ना कि आपका इसका ऑप्शन तो जान रहे हैं कि इसका दोनों के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बोथ मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो के लिए इस मेथड को मतलब डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि द सीवर शुड बी डिजाइन, द सीवर द सीवर शुड बी डिजाइन, द सीवर शुड बी डिजाइन टू कैरी पीक डिस्चार्ज, ठीक है। ठीक है, पीक डिस्चार्ज और मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज। ये आपको कि सीवर को हम लोग डिजाइन करते हैं तो किसके बिहाफ पे करते हैं हम लोग, उसको हर समय मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के बेस पे हम लोग डिजाइन करते हैं सीवर को। लेकिन हमको चेक भी करना है, ठीक है। तो चेक हम लोग किसके बेस पे करते हैं, चेक जो हम लोग एलवेज करते हैं, चेक हम लोग एलवेज करते हैं मिनिमम फ्लो के डिस्चार्ज पे, ठीक है। मिनिमम मिनिमम आवरली डिस्चार्ज पे हम लोग सीवर को डिजाइन करते हैं। चेक चेक बाई चेक जो हम लोग करते हैं मिनिमम आवरली डिस्चार्ज। चेक जो हम लोग करते हैं मिनिमम आवरली डिस्चार्ज पे करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ मतलब इससे रिफरेंस क्या क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि मिनिमम, तो बताइए मिनिमम साइज सीवर का साइज क्या आता है, मिनिमम साइज ऑफ सीवर कितना होता है, 150 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ सीवर 300 mm, ठीक है। और ये जो होता है कि अगर हमको देखिए, एक होता है कि अगर हिली टेरेन है, ठीक है, फॉर हिली एरिया, तो इसमें जो हम लोग अगर हिली एरिया में, तो मिनिमम सीवर का साइज हम लोग क्या देंगे, फॉर हिली एरिया मिनिमम साइज ऑफ सीवर मिनिमम साइज ऑफ सीवर सीवर इज 100 mm, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि जो सीवर पाइप शुड बी डिजाइन एंड चेक हम लोग जो करते हैं, मेनली हम लोग करते हैं बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो के लिए, ठीक है। डिजाइन हम लोग करते हैं मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए, और जब हम लोग चेक करते हैं तो मिनिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों पूछा गया था, तो हम लोग दोनों का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ हम लोग क्या देखें कि मिनिमम साइज सीवर क्या होता है, 150 mm होता है। मैक्सिमम साइज तो सीवर का होता है, आपका होता है 300 mm, ठीक है। और एक हम लोग और पढ़ देंगे कि फॉर हिली एरिया के लिए, थर्ड पॉइंट आपका जो है, थर्ड पॉइंट है फॉर हिली एरिया के लिए जो मिनिमम सीवर का जो साइज होता है वो रिड्यूस होके हो जाता है 100 mm के लिए, वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेल्यूर अकर्स इज कॉल्ड। बताइए इसका क्या होगा आंसर। एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ रहा है, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, मतलब दोनों को ही कंसिडर कर रहा है। तो ये जनरली हम लोग एलएसएम में पढ़े हैं कि एलएसएम में ये एलएसएम का दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। इसमें से क्या एक आता है लिमिट स्टेट, पहला जो आता है लिमिट स्टेट एलएसएम में फर्स्ट आता है क्या, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। और सेकंड जो आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीधा दोनों इसमें पूछ रहे हैं ना कि सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द रेशियो ऑफ, बताइए ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे मतलब एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी लोग गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी, मतलब घबराहट के चक्कर में ऐसा क्वेश्चन का भी गलती करते हैं जो कि आपको रैंक से, आपका जो रैंक से आपको थोड़ा नीचे कर देता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन गलती होने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा उस सिलेक्शन के बाहर कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए देखिए हम लोग क्या होता है कि पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ये जो होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कमांड एरिया, टोटल, हाँ टोटल सीधे लिखिए ना, कल्चरेबल कमांड एरिया डिवाइडेड बाई एक एक्चुअल इरिगेटेड एरिया, एक्चुअल इरिगेटेड, आप लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑन रोड, ठीक है, एंड रेलवे। बताइए ये आप लोग पढ़े होंगे, मतलब बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है और बहुत नंबर ऑफ एग्जाम ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए बताइए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ऑन रोड के लिए और रेलवे के लिए। बताइए देखिए याद करने का तरीका ही बता रहे हैं, रेल एट याद हो गया, रेल से क्या होगा रेल एट, मतलब जिसमें 1/8 होगा वही आपका आंसर होगा। और साथ में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फिर रोड के लिए 6 होगा, 1/6, सॉरी 1/4 होता है रोड के लिए, रोड फोर, ठीक है। याद करने की रोड है, रोड देखिए बोलने से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कॉमन आ रहा है, रोड फोर। उसी तरह रेलवे रेल सिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 1/4 टू 1/8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको एक और दूसरे टर्म में क्या बोल देगा, यहाँ पॉइंट में दे देगा, ठीक है। 1/4 कितना लिखा पॉइंट में, 0.25 लिख देगा, और आपका इसको लिख देगा आपका पॉइंट में कितना 0.125, इस तरह ही पूछ देगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमंग द चेक टू बी अप्लाइड इन अ क्लोज ट्रावर्स ABCDEA सर्वे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। बताइए इनमें से कौन है, गलत पूछ रहा है, ठीक है। कभी सही नहीं मार दीजिएगा, गलत पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा से रीड कीजिएगा। बताइए तो हम लोग क्या जानते हैं, बताइए पहले कि सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है ट्रांसवर्स का, इसका फॉर्मूला क्या था फर्स्ट का, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है 2n, कितना होता है बताइए
एक मिनट थोड़ा क्या होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए। 2n-4 इंटू 90, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो होता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, ये प्लस में होता है 2n+4 इंटू 90, ठीक है। तो अगर हम लोग एन साइड जो लेते हैं, क्योंकि ABCD ए तक बोला, ठीक है, तो हम लोग साइड्स कितना लेंगे 5, साइड्स हम लोग 5 लेंगे। अगर 5 हम लोग यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में, 2 इंटू 5-4 इंटू 90, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। और सम ऑफ एक्सटर्नल लेंगे, क्या कि इसमें पूछा, देखिए वैल्यू पुट करके इसमें पूछा गया है, ठीक है, तो आपको पुट करके देखना पड़ेगा तुरंत। कितना हो रहा है बताइए, इंटरनल एक्सटर्नल का जोड़ कितना आता है, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना 540 आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक्सटर्नल एंगल जो आपका होगा, एक्सटर्नल एंगल आपका कितना 1260 होगा, 1260 होगा, मतलब ये दोनों आपको होगा नहीं, 540 आपका नहीं होगा, ये आपका सही है, ये नहीं होगा, 1260 नहीं होगा। द सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ट्रांसवर्स 360 डिग्री, ये भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों सही है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जो कि फर्स्ट गलत है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द shear force developed in a cantilever beam subjected to a point load P at a free end is, एक कैंटिलीवर बीम है, क्या बोल रहा है, कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है कहाँ पे, फ्री एंड पे। पी एक लोड है जो कि आपका पॉइंट लोड लग रहा है कहाँ पे, फ्री एंड पे। तो क्या पूछ रहा है, उसका शेयर फोर्स पूछ रहा था। बताइए, अगर अगर कैंटिलीवर बीम है, आप पॉइंट लोड आपका है फ्री एंड पे, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, वो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम, इसको इतना बार रिपीट करने की याद हो गया ये, ठीक है। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रायंगल शेप में बनेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव में होगा, W इंटू एल होगा, ये आपका W होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शेयर क्या पूछ रहा है, हाँ शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्री एंड पे, फ्री एंड पे क्या होगा P, हो रहा है ना। अगर वैसे पूछता आपका बेंडिंग मोमेंट, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो आपका W इंटू एल होता है, ठीक है। हम लोग चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट, अगर अगर कैसे आपका रहा था यूडीएल लोड रहा था, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम और इसमें यूडीएल लोड है। बताइए, इसका स्पान एल है, तो बताइए कि इसमें जो आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या बनेगा, और सपोर्ट पे वैल्यू क्या होगा। बताइए इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम इसका सीधा यार ट्रेंगुलर शेप में बनेगा। ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम, जो कि लीनियर जाएगा, पॉजिटिव रहेगा शेयर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि पैराबोलिक होता है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव रहेगा, इसका जो वैल्यू होगा WL/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका W इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ रेलवे लाइन आइडेंटिफाई द टर्न आउट दैट टेक्स ऑफ टुवर्ड द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द मेन लाइन कर्व इज,
बताइए, टर्निंग आउट से रेलवे का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका क्या होगा। देखिए इसमें मेनली दो दो टाइप का कर्व हम लोग को पढ़ने का रहता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग को पढ़ने रहता है क्या, फर्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है टर्न आउट, आपको ये ध्यान रखना है, टर्न आउट, कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर। इसमें जो आपको कर्व बनेगा ना, इसका इसमें जो कर्व बनेगा, मान के चलिए कि एक ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन यहीं से ये आपका मेन लाइन है, ठीक है, ये आपका मेन लाइन है और ये आपका टर्न आउट हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टर्न आउट कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर। इसमें क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द टर्न आउट, टेक ऑफ टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड द मेन लाइन, मेन लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम लोग एक और इसमें होता है, एक और इसमें होता है क्या, टर्न आउट सिंपल फ्लेक्सर, टर्न आउट सिंपल फ्लेक्सर। इसमें जो आपका इसका इमेज बनता है, इसमें ऐसा इमेज रहता है, ये आपका हो गया मेन लाइन से आएगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। और यहीं से एक ये आपका टर्न आउट हुआ और यहीं से आपका मेन लाइन इधर से पास करता है। ये आपका हो गया मेन लाइन और ये आपका टर्न आउट, टर्न आउट, ठीक है, समझ गए दो क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कभी आप कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी टर्न आउट सिंपलर फ्लेक्सर को आप लोग ध्यान में रखें। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है कि द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर। बताइए, इससे तो गलती नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है परमिसिबल का, टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है बताइए, 0.60 FY, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें और कुछ बताइए, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, इसी तरह कंप्रेशन में पूछेगा तो उसका भी एक होता है परमिसिबल एवरेज स्ट्रेस। बताइए कितना होता है उसके वैल्यू, एवरेज स्ट्रेस इसका कितना होता है 0.40 FY, ठीक है। इसके बाद इसका टेबल मैं लिखा ही देता हूँ। सेकंड इसका इसका जो दूसरा होता है मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल या फिर मैक्सिमम बोलिए शियर स्ट्रेस, इसका वैल्यू कितना होता है 0.45 FY, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन तो समझ गए, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। इसको इसके बारे में इसका एक टेबल है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, एग्जाम आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल बी for a slab which is assumed to be act as a compression flange of a T beam, consider the main reinforcement of the slab parallel to the beam is 500 mm per square per meter। इसका बताइए क्या पूछ रहा है, मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, बताइए क्या। देखिए ये जो होता है कि एज पर IRC के अकॉर्डिंग होता है, IS 456/2000 के अकॉर्डिंग होता है कि जो होता है मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है, मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट नॉट बी मोर देन 60% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट
मेन रेनफोर्समेंट ऑफ मिड स्पान ऑफ स्लैब। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, बात जो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है 60% में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको निकल जाएगा। 60 इंटू कितना जाएगा, mm स्क्वायर पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये IS कोड का ये मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है नॉट बी ग्रेटर देन 60% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट का होता है। ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द मैक्सिमम द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन द फार एंड बीम इज सिंपली सपोर्टेड इज गिवन एज। बताइए, सिंपली सपोर्टेड होता है फार एंड, क्या होगा इसका? क्या बोल रहा है कि फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर हिंज होगा तो हम लोग देखिए इसमें दो कंडीशन बनता है। ठीक है, इसमें क्या, अगर फार एंड फिक्स बोलेगा, फार एंड फिक्स्ड, तो इसका जो हो जाएगा 4AI/L। ठीक है, फार एंड फिक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक होता है दूसरा फार एंड हिंज। फार एंड हिंज बोल दे, या फिर इसी को आप सिंपली सपोर्ट बोल दे। ये हो जाएगा कितना, 3EI/L। ठीक है, ठीक है, फार एंड हिंज सिंपल सपोर्ट किससे पूछा, कितना हो जाएगा 3EI/L। और ये कैसे फार एंड फिक्स रहता तो 4EI/L। देखिए फार एंड फिक्स से 4 आ गया, फिक्स से 4, और हिंज है तो आपका 3EI/L। ठीक है, इसी तरह याद कीजिएगा फार एंड फिक्स। देखिएगा कहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिख दिया ना, फार एंड बीइंग ए सिंपली सपोर्ट इट मीन्स हिंज बोल रहा था। हिंज के केस में क्या होगा 3EI/L। और फार एंड फिक्स बोलता इस कंडीशन में क्या था, फार एंड फिक्स से हम लोग क्या करते हैं, फिक्स से 4 मतलब 4EI/L। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये दिया हुआ है। देखिए ये आपका कैनाल एलाइनमेंट बेस्ड ऑन कैनाल एलाइनमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं कि ए रीज कैनाल कैन इरिगेट कमांड एरिया ऑन वन साइड ओनली। क्या ये सही है? रीज कैनाल क्या एक साइड करता है? ये गलत है, ये दोनों साइड करता है। ए कंटूर कैनाल कैन इरिगेट बोथ साइड ओनली, ये भी गलत है, वन साइड करता है। ए रीज कैनाल रिक्वायर वेरी लेस नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सही है। रीज कैनाल में बहुत लेस क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है। ठीक है, और देखिए चौथा जो आपका है, चौथा आपका क्या है कि सैड स्लोप कैनाल आर अलाइंड, सैड स्लोप कैनाल आर पैरेलल, हाँ सही है, राउंड ए पैरेलल टू नेचुरल ड्रेनेज, सही है। नहीं होता इसे करके, पैरेलल हो गया ना, इसी को बोल रहा है, ये पैरेलल है ना। ठीक है, नेचुरल ड्रेनेज के, ठीक है, मतलब नेचुरल ड्रेनेज मतलब इसको कंटूर बोल रहा है, ये कंटूर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग और आप लोग तो जान ही गए कि रीज कैनाल में क्या होता है, बोथ साइड इरिगेट होता है। ठीक है, रीज कैनाल में क्या होता है कि बोथ साइड इरिगेट होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं रीज कैनाल में बोथ साइड इरिगेट होता है, लेकिन इसमें कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, आप इसके बाद इसमें एक होता है कंटूर कैनाल। ठीक है, कंटूर कैनाल इसका होता है, कंटूर कैनाल होता है, फिर सैड स्लोप कैनाल होता है। ठीक है, तो सैड स्लोप कैनाल में जो होता है कि सैड स्लोप में जो कैनाल होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सैड स्लोप कैनाल इज परपेंडिकुलर टू द आपका इसका सैड स्लोप कैनाल परपेंडिकुलर टू द वो क्या होता है कि कंटूर के पैरेलल होता है। देखे ना, ये ना परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये दोनों होता है।
यहाँ कभी पैरेलल पूछ दे, कभी पैरेलल भी दे देगा और परपेंडिकुलर भी दे देगा, दोनों केस में सही होगा। ठीक है, एलवेज याद रखिएगा, सैड स्लोप क्लाइंब जो होता है वो एलवेज पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज या फिर पैरेलल टू द कंटूर 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 लाइन। ठीक है, वो भी आपका सही है। यहाँ किसी दे दे कि सैड स्लोप कैन अलाइन टू ए परपेंडिकुलर टू द नेचुरल ड्रेनेज, तो उस कंडीशन में ये भी सही होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन और थर्ड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका क्या होगा। देखिए बताइए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बकलिंग क्लास से पूछा गया। ठीक है, स्टील का क्वेश्चन है। फॉलोइंग बकलिंग क्लास इज एप्लीकेबल अबाउट जेड जेड एक्सिस। ठीक है, जेड जेड एक्सिस है ना, इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है, जेड जेड एक्सिस। ठीक है, फॉर ए रोल्ड स्टील सेक्शन, फॉर रोल्ड स्टील सेक्शन कंप्रेशन मेंबर शोइंग गिवन फिगर इफ एच बाई बी एफ, एच बाई विड्थ ऑफ फ्लैंज जो इसका दे दिया कंडीशन कि ये आपका कि नोट भी एच बाई बी एफ ग्रेटर देन 1.2। देखिए एच बाई बी एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1.2 दे दिया, और टी एफ जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है लेस देन, यहाँ थोड़ा ये गलत है, ये नहीं होगा, लेस देन कितना होगा 40 mm, तो इस 40 mm। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो सेक्शन को कट हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में तो बकलिंग क्लास जाएगा आपका। बताइए किस में जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे इसमें ए कैसे होता है, ये तरीका क्या है, ए बी बी सी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट है, तो ये आपका ए होगा, बकलिंग क्लास, बकलिंग क्लास ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है ड्यूटी, द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी लेस। बताइए द इरिगेशन ऑफ द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी लेस, किसमें लेस होता है, इरिगेशन एरिया इरिगेटेड इज मोर, वाटर सप्लाई इज मोर, वाटर सप्लाई इज लेस। अगर समझिए कि अगर इरिगेशन अगर ड्यूटी अगर लेस होगा, ठीक है, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज लेस, तो इट मीन्स क्या, हम लोग क्या समझ रहे हैं, अगर ड्यूटी कम हो रहा है तो उसमें हम लोग जो एरिया जो आपका होगा तो वाटर सप्लाई इसमें ज़्यादा होगा, मतलब काम का उसमें बोला कि ड्यूटी कम हो रहा है, तो इट मीन्स क्या कि वाटर सप्लाई उसमें ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एरिया इरिगेटेड इज मोर नहीं होगा, एरिया इरिगेटेड मोर नहीं होगा, वाटर सप्लाई नहीं, ये तो होगा ना लेस, नहीं, ये होगा वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, वाटर सप्लाई मोर तब तो होगा ड्यूटी इज लेस, मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ड्यूटी ऑफ वाटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय क्या, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई। इज मोर, अगर ड्यूटी ऑफ वाटर बढ़ेगा तो आपका वाटर सप्लाई ये घटेगा, अगर ये जब आपका डिक्रीज होगा तो अब ये आपका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। और इसके हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्यूटी इक्वल टू जो होता है क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं एरिया बाय डिस्चार्ज। ठीक है, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से देखिए अगर ड्यूटी विल बी मोर, ठीक है, ड्यूटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कि एरिया ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्चार्ज आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक तो ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको इसे पढ़ें, ध्यान से देखें और समझें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द IS 2269 द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 53 ग्रेड एट द एज ऑफ 168 प्लस माइनस 2 आवर। बताइए 53 ग्रेड ऑफ OPC, इसमें जो आपको होता है
आपका इसमें होता है, अगर 3 डेज रहा, ठीक है, टाइम हम एक टेबल इसका बना देते हैं आपको। अगर यहाँ रहा टाइम होगा, इधर हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मेरा टाइम रहा 3 डेज, 3 डेज मतलब 72 आवर प्लस माइनस 1 आवर, ठीक है। अगर कैसे रहा मेरे पास 7 डेज, मतलब 168 आवर प्लस माइनस 2 आवर, ठीक है। अगर मेरे पास रहा 28 डेज, इसमें जो होगा वो आपका 672 आवर प्लस माइनस 4 आवर, ठीक है। तो इसमें जो आपका 3 डेज में जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है नॉट बी लेस देन 27 MPa, ठीक है। आपका 7 डेज में जो होता है नॉट बी लेस देन 37 MPa, ठीक है। और आपका जो 28 डेज में होता है नॉट बी लेस देन 53 MPa, ठीक है। इसे आप याद कर लें, इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या पूछा गया है, इसमें सीधे आपको दे दिया है, 7 डेज नहीं लिखा है, सीधे उसको आवर में दे दिया कि 68 आवर प्लस माइनस 2 आवर। ये कितना हो जाएगा इसके लिए, हम लोग 7 डेज के लिए पूछ रहे हैं, मतलब 37 न्यूटन पर mm², ठीक है। आपको 3 डेज के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा 27, 3 डेज के लिए 27 मतलब 72 आवर प्लस माइनस 1 आवर, 7 डेज के लिए मतलब 168 आवर प्लस माइनस 2 आवर। 28 इसको चेंज कर लीजिए ना, एक दिन में 24 घंटा होता है, 3 दिन 24 या 72, 7 डेज गुना 24, 28 डे इंटू 24 गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, वो आवर में आ जाएगा, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है कि पिक आउट द फॉलोइंग अजम्पशन टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब फॉल्स, इसमें पहले दीजिए गलत पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है उसका गलत, इसमें पूछ रहा है कौन सा अजम्पशन गलत है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले इसका देख लेते हैं कि नेचुरल ग्राउंड वाटर रिमेन कांस्टेंट। अच्छा गलत पूछा है ना, द फ्लो टूवर्ड वेल इज एसिमेट्रिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थर्ड जो आपका द फ्लो इज लेमिनार एंड डर्सिलो इज वैलिड, ये तो सही है। द फ्लो इज स्टडी, भी सही है। तो इसका जो एजम्पशन होता है, एजम्पशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होता है, फर्स्ट हम लोग इसका एजम्पशन पढ़ लेते हैं तो उसमें से ही आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। इसमें तो फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज लेमिनार एंड, यहाँ लिखते सेकंड में डार्सी-लो वैलिड, ठीक है। थर्ड, इसका थर्ड जो आपको हो जाएगा, सॉइल जो होगा इसमें क्या होगा, सॉइल इज होमोजेनियस एंड एसिट्रोपिक, सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसमें जो आपका द फ्लो जो होता है, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एट ऑल पॉइंट
इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ सिमेट्रिकल दे दिया गया है, इसमें क्या है, एसिमेट्रिकल बोला है, जो कि ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको ये भी याद रखना कि एजम्पशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का एजम्पशन क्या होता है, सॉइल एक होमोजेनियस होता है, आइसोट्रोपिक होता है, आपका डेड सोइल लोड वैलिड होता है, ठीक है। आपका डेड सोइल लोड वैलिड हो गया, उसके बाद क्या है कि सॉइल इज लिमिनार फ्लो इसमें होता है, फ्लो इज लिमिनार होता है। और थर्ड इसके बाद अगला पॉइंट जो है, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड सिमेट्रिक विथ है वर्टिकल, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक विथ ऑल पॉइंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वर्टिकल यहाँ पे होता है, सिमेट्रिक होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि असिमेट्रिक होता है, जो कि ये गलत है। बाकी ये जो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ए जनरल स्पेसिफिकेशन इन फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के बारे में जनरल स्पेसिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है, बताइए। क्या फर्स्ट जो है डीपीसी सेल बी 2.5 सेंटीमीटर थिक, सही है, विथ सीमेंट कंक्रीट विथ 5%, ठीक है, 5%, 5% वेट ऑफ सीमेंट और एनी अदर स्पेसिफिक वाटर प्रूफ मटेरियल, सही है ये। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है कि डीपीसी डैम प्रूफ को 2 सेंटीमीटर, ये होगा नहीं, गलत है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ वॉल शुड बी सीमेंट प्लास्टर्ड लाइम और सीमेंट मोटार, इनसाइड शुड बी 3 कोट, inside could be 3 coat of a white wash and outside on the one coat of white wash, ये भी गलत है। द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वॉल शैल बी मड प्लास्टर, ये भी गलत बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कि इफ 3 सेंट्रीफ्यूगल पंप आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड कैपेबल ऑफ delivering a discharge Q and against a head H connected in a parallel, then the resulting discharge will be, बताइए क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप से। देखिए इन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, इन केस पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में जो आपका रिजल्टिंग डिस्चार्ज है, रिजल्टिंग डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज इसमें आप पैरेलल के केस में ऐड हो जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 डिस्चार्ज होगा। और जो आपका हेड है, रिजल्टिंग हेड जो है आपका, वो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा। तो देखिए तो इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए तो Q इज डिस्चार्ज अगेंस्ट से हेड इज 3H, नहीं, डिस्चार्ज 3Q एंड हेड इज H, ऑप्शन नंबर यही सही लग रहा है। ये सब तो देखना ही नहीं, जब फर्स्ट एक सही होगा तुरंत मार के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बताइए, ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बताइए व्हाट इज द क्रिटिकल लोड, ठीक है, बिलो इन कॉलम दे दिया है, कॉलम आपको दिख रहा है ना क्लियर, कॉलम दे दिया है जो कि दोनों साइड क्या है, हिंज है और पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखिए इसमें लोड दोनों साइड से लग रहा है, देख रहे हैं ना, ऊपर से भी लोड आ रहा है और डाउनवर्ड से भी लोड लग रहा है। तो इसमें जो फार्मूला होगा इसका, दोनों के केस में क्या होता है, मिनिमम क्रिटिकल का जो क्रिटिकल ऑफ द कॉलम का फॉर्मूला जो होता है मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट L/3, ये हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट 2L/3, ठीक है। यहाँ से हम लोग मिनिमम निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है π² EI/L/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू,
पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई 2L/3 का होल स्क्वायर। तो मेरा जो आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई 2L/3 का होल स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन कहीं लग रहा है आपको? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये लिखाने क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पी सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें दोनों साइड लोड था, अपवर्ड से भी लोड था, आपका डाउनवर्ड से भी लोड था, ठीक है। तो अब मिनिमम जो दोनों का जो होता है क्रिटिकल लोड कंडीशन L/3 है, इसका 2L/3 है, ठीक है। तो दोनों जो मेन जो मेरा फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। तो उसका हम लोग उसमें फॉर्मूला उस फॉर्मूला में मतलब पुटअप कर दी, आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिस्पेक्ट फॉर हाइड्रोलिक पंप के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। बताइए कि हाइड्रोलिक पंप के बारे में कौन सा सही है। क्या फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया है आपका कि रिसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज फॉर लिफ्टिंग अ वाइल एंड लिफ्टिंग अ वाइल फ्रॉम ए डीप वेल एज इट कैन बिल्ड अप अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। सेकंड जो पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ कि डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत है। रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या ये आपका जो पंप आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाइल, क्या वाइल को लिफ्ट करता है, गलत है। डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ रिसिप्रोकेटिंग पंप मच बी ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये भी आपको गलत है। ऑप्शन नंबर नहीं यार, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज फॉर लिफ्टिंग अ वाइल, ये सही है, सॉरी ये क्या है, ये सही है। आपका जो देखा रिसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है उसमें जो ये जो होता है कि मतलब डीप वेल से क्या था पंप, डीप वेल से वाइल को स्टार्ट करता है बाय द प्रेशर, ठीक है। वेरी हाई प्रेशर से ये वाइल को स्टार्ट करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो सही है आपका। ऑप्शन जो आपका सेकंड जो है डिस्चार्ज कैपेसिटी जो इसमें बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मच ग्रेटर देन, ये आपको गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए द कोर पीरियड क्या होता है। द कोर पीरियड फॉर रबी क्रॉप्स के लिए कितना होता है, बताइए। कोर पीरियड फॉर रबी क्रॉप्स के लिए 4 वीक, ये आपको याद रखना है, 4 वीक, ठीक है। और खरीफ क्रॉप के लिए खरीफ क्रॉप के लिए कितना होता है, 2 से 3 वीक, ठीक है। रबी क्रॉप के लिए आपका 4 वीक हो गया, और आपका जो क्रॉप पीरियड, और आपका खरीफ क्रॉप के लिए आपको क्रॉप पीरियड जो होता है 2 से 3 वीक होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है, देखिए एज पर IS 1141 के अकॉर्डिंग जो दिया द क्विक मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर with arrangement for heating and humidifying the dry air to be desired condition of temperature and relative humidity and its circulation over the surface of timber stacked is, बताइए ये किल्न सीजनिंग है कि एयर सीजनिंग होगा या फिर रिफैक्ट्री सीजनिंग होगा या फिर फायर सीजनिंग होगा, बताइए क्या होगा। सीजनिंग को टिम्बर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये हम लोग जानते हैं कि किल्न सीजनिंग में क्या होता है, किल्न सीजनिंग में आप इसका आंसर किल्न सीजनिंग है, ठीक है। किल्न सीजनिंग में क्या था, क्विक मेथड है टिम्बर को फिर इसमें हीट सप्लाई होता है, ठीक है। हीट एंड ह्यूमिडिफाइंग दोनों प्रोसेस इसमें किल्न सीजनिंग में होता है, ठीक है। और इसमें जो और इसके बाद आपका एयर सीजनिंग है, एयर सीजनिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो आपका टिम्बर को सीजनिंग करने के लिए मिनिमम 6 से 12 मंथ लगते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत मोर टाइम इसमें लगता है, लेकिन यही आपका किल्न सीजनिंग रहेगा। तो इसमें क्यूक टाइम लगता है, बट इसमें ये क्यूक मेथड है, ठीक है। ये क्यूक मेथड ऑफ सीजनिंग है। इसमें फॉर जो हीटिंग जो होता है, हीटिंग और ह्यूमिडिफाइंग दोनों इसमें प्रोसेस इससे किल्न सीजनिंग में प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन कैन बी यूज इन ए कैलकुलेशन ऑफ, बताइए, वेलोसिटी डायग्राम ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन कैन बी यूज इन ए कैलकुलेशन ऑफ, क्या, प्रेशर इन टरबाइन, या फिर पावर जनरेटेड इन टरबाइन, पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, या फिर टेम्परेचर वेरिएशन इन टरबाइन, या फिर एक्सीलरेशन ऑफ टरबाइन। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन में जो आपका वेलोसिटी का जो डायग्राम बनता है वो ऑलवेज बनता है कि पावर जनरेटेड बाय टरबाइन। जब टरबाइन अपना पावर जनरेट करता है तो उसी टाइम वेलोसिटी डायग्राम बनता है, ठीक है। तब पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द डेकन फार्मूला, बताइए डेकन फार्मूला क्या होता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो गलती होना नहीं चाहिए। क्या होता है, CD इंटू ए के पावर 3/4, क्या हो गया, डेकन फार्मूला हो गया। इसके बाद इसमें एक और फार्मूला, क्या क्या फार्मूला होता है, रिले फार्मूला क्या होता है, RY टिप्स फार्मूला क्या होता है, इट फार्मूला जो होता है आपका CR इंटू ए के पावर 2/3, ठीक है। ये क्या हो गया, रिप्स फार्मूला हो गया। एक होता है इंग्लिश फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला होता है, इंग्लिश फार्मूला क्या होता है, ये सीधा इंग्लिश फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसको 123 भी लिखते हैं लोग, 123√A, या फिर 123 ए के पावर 1/2, इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला का भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें डेकन फार्मूला क्या होगा, डेकन फार्मूला CD, याद करने का तरीका देखिए, डेकन फार्मूला है, डेकन फार्मूला क्या होता है, C और D, डेकन D हो गया, मतलब इसका अल्फाबेट 4 होगा, तो 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब लेआउट, जॉब लेआउट का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ वर्किंग, सही है। शॉर्टर लीड्स ऑफ मटेरियल, सही है। रिडक्शन इन कंपाइलेशन टाइम, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन ए वियर एंड बैराज इन इरिगेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए वियर बैराज के लिए पूछ रहा कौन सा गलत है, ठीक है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, इन ए वियर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज मेनली डन बाय ए गेट, विल एंड बैराज पॉन्डिंग इज डन बाय ए मेसनरी और कंक्रीट ओवरफ्लो डैम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बैराज आफ्टर बेटर कंट्रोल ऑन द रिवर आउटफ्लो एज वेल एज डिस्चार्ज इन द टेकन ऑफ द कैनाल ऑफ देन वेयर। आपका जो थर्ड ऑप्शन है कि द वेयर क्रेस्ट इज ए मेसनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर, विल ए बैराज इज द क्रेस्ट इज मेड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ए वियर इज ए फोर्थ ऑप्शन, ए वियर इज ए अनगेटेड स्ट्रक्चर, विल ए बैराज इज ए वर्टिकल लिफ्ट गेट। बताइए इनमें से कौन सही है, बताइए कि इनमें से कौन सही है, मतलब कौन गलत है, गलत पूछ रहा है ना। ए वियर इज अनगेटेड स्ट्रक्चर, विल ए बैराज विल ए वेरी वर्टिकल अप लिफ्ट गेट, ये सही है। द वियर क्रेस्ट इज मेसनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये भी सही है। द बैराज ऑफर्स बेटर कंट्रोल, सही है। इन ए वियर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज मेनली डन बाय गेट, क्या ये गेट से ये करता है, विल बैराज पॉन्डिंग इज डन बाय मेसनरी कंक्रीट ओवरफ्लो डैम, गलत है ये। इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इन ए केस ऑफ शाफ्ट द टॉर्क पर रेडियन ट्विस्ट इज नोन एज, एक टॉर्क है, ठीक है, एक शाफ्ट है, उसमें टॉर्क लग रहा है पर रेडियन के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, पर रेडियन पे। तो बताइए कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या पोलर सेक्शनल मोमेंट बोलते हैं, या फिर रेसिस्टिंग टॉर्क बोलते हैं, या फिर टॉर्सनल मोमेंट रेसिस्टेंट बोलते हैं, या फिर टॉर्सनल स्टिफनेस बोलते हैं। टॉर्क पर रेडियन ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्सनल शाफ्ट, क्या होता है, टॉर्सनल शाफ्ट। इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं, T/J इक्वल टू टाउ बाई R इक्वल टू
जी थीटा बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताइए, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इधर गलत नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ये कौन सा ब्रिक है, मतलब कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बताइए। स्ट्रेचर बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है ये? फ्लेमिश बॉन्ड है कि इंग्लिश बॉन्ड है? बताइए, आप लोग टाइप कीजिए। तो इसमें देखिए कि इसमें देखिए हेडर आ रहा है, फिर आपका स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, फिर अगला कोर्स में देखिएगा तो आपका फिर आपको मिलेगा स्ट्रेचर हेडर, फिर इसका अल्टरनेट कोर्स में देखिएगा, ईच कोर्स में देखिएगा तब ईच कोर्स में देखिए, ईच कोर्स में आपका क्या है, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर हर हर कोर्स में है। ठीक है, तो हम लोग क्या आप जानते हैं, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, स्ट्रेचर बॉन्ड होगा नहीं, हेडर बॉन्ड होगा नहीं, इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड हम लोग क्या जानते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड में जानते हैं कि जो आपका इसमें जो ईच कोर्स होता है, हेडर एंड स्ट्रेचर दोनों होता है। ठीक है, हेडर एंड स्ट्रेचर दोनों आता है कौन में, किस में, फ्लेमिश बॉन्ड में। फिर फ्लेमिश बॉन्ड में आपका हेडर एंड स्ट्रेचर दोनों होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हेडर एंड स्ट्रेचर दोनों है ईच कोर्स में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप बताइए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हेडर एंड स्ट्रेचर ईच कोर्स में है, तो क्या हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, सर्वे का क्वेश्चन है, आपका सॉइल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम एट द सेंटर एंड डिक्रीज टुवर्ड द आउटसाइड एज लीडिंग टू ए पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो इसमें क्या फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है, वेन यूडियल इज ट्रांसमिटेड through the radial footing place on the surface of cohesionless soil, when the UDL is transmitted through a flexible footing place on the surface is cohesive soil। थर्ड जो हो गया आपका, when UDL is transmitted through a flexible footing when placed on the surface of pure clay soil, प्योर क्ले। बताइए इनमें से कौन आपको सही लग रहा है? कंडीशन क्या आपका, कंडीशन जो आपका है कि जो आपका सेंटर पे मैक्सिमम एट सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम एट सेंटर एट एंड डिक्रीज टुवर्ड द एज, मतलब एज की तरफ कम हो रहा है और मैक्सिमम एट सेंटर पे है। तो बताइए इसमें से कौन कौन आपको लग रहा है? तो when the UDL is transmitted through the rigid footing, रिजिड फुटिंग के केस में क्या होता है, रिजिड फुटिंग के केस में होता है, रिजिड फुटिंग के केस में होता है कि अगर फुटिंग रिजिड है, ठीक है, अगर फुटिंग रिजिड है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका लगेगा, और यहाँ क्या बोला, कोहेशनलेस सॉइल। ठीक है, कोहेशनलेस सॉइल के केस में आपका रिजिड फुटिंग के केस में, रिजिड फुटिंग के केस में, और कोहेशन लॉयल अगर सॉइल क्या है, कोहेशनलेस है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे आपको कम होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो प्रेशर आपको बनेगा इसी टाइप का बनेगा, मतलब सेंटर पे आपका कम रहेगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे जैसे सेंटर से हम लोग एज की ओर बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि हमको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर फुटिंग भी रिजिड दिया हुआ है और आपका सॉइल भी कोहेशनलेस सॉइल है, और सेकंड दे दिया फुटिंग इज फ्लेक्सिबल, होगा नहीं, फुटिंग फ्लेक्सिबल होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ओनली डी कहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट एन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, बताइए इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन इनमें से कौन नहीं है? डैम्पनेस इन वाटर, ये भी है, लॉस ऑफ वेल्युएबल लैंड, ये भी है, फॉर्मेशन ऑफ मर्सी लैंड, ये भी है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल ये नहीं है। वाटर टेबल के लो होने से थोड़ी इल होगा, नोट बोल रहा है ना, हाँ नोट बोल रहा है, तो यही होगा लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू आई एस कोड SP27 नो डिडक्शन शुड बी मेड फॉर ओपनिंग नॉट एक्सीड इन अ पेंटिंग वर्क टू एस्टिमेट
बताइए इसमें क्या होगा। नो डिडक्शन बोल रहा है, नो डिडक्शन आपका एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन। नो डिडक्शन शुड बी मेड फॉर ओपनिंग नॉट एक्सीड पेंटिंग वर्क एस्टिमेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.75 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 मीटर स्क्वायर। बताइए 0.5 मीटर स्क्वायर होगा या फिर 0.75 मीटर स्क्वायर होगा। अगर जब भी यहाँ बोला कि नो कंडीशन है ना, नो डिडक्शन शुड बी मेड इन ओपनिंग है, नॉट एक्सीड इन पेंटिंग वर्क एस्टिमेट इज 0.5 मीटर स्क्वायर। 0.5 मीटर के बाद ये डिडक्शन नहीं होता है पेंटिंग के वर्क में, ठीक है। तब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। द माइनर लॉसेज इन फ्लूइड फ्लो, द माइनर लॉसेज इन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप इज एक्सप्रेस एज माइनर लॉसेज। लॉसेज भी तो दो टाइप का होता है, जान रहे हैं ना। लॉसेज इन पाइप, लॉसेज इन पाइप टू टाइप आप लोग जान ही रहे हैं, मेजर एक माइनर। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका, माइनर लॉस पूछ रहा था। माइनर लॉस किसमें होगा, फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होगा, प्रेशर कोफिशिएंट नहीं होगा, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं होगा, रेसिस्टेंस कोफिशिएंट आपका हो गया, आपका माइनर लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फॉर सर्वेइंग सॉइल ए स्पेसिफिक मेथड इज यूज when adequate equipment and time are available. What is the type of soil survey method is mentioned above? हास्टेक सर्वे, बेलिंग सर्वे, रिसर्च सर्वे, या फिर डेलिब्रेट सर्वे। बताइए फॉर अ सर्वे सॉइल द स्पेसिफिक मेथड इज यूज व्हेन एडिक्वेट इक्विपमेंट, स्पेसिफिक मेथड इज यूज व्हेन एडिक्वेट इक्विपमेंट एंड टाइम आर अवेलेबल, टाइम आर अवेलेबल which type of method of the सर्वे। बताइए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने लायक है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेलिब्रेट सर्वे ये सर्वे होता है कि जब हम लोग के पास इक्विपमेंट भी स्पेसिफिक प्रेजेंट है और साथ साथ मेरे पास टाइम भी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हम लोग का सर्वे करता है वो उस सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट सर्वे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोगों को सही लगा, अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह भी पर डे एक आपका 30 मिनट में 40 मिनट में एक आपका सेशन रहेगा जो 50+ क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल। अब वीडियो को बहुत सारे आप लोग प्यार दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवीजन भी होगा, ठीक है। कल एक वीडियो आपको दूंगा, आपका सॉइल से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है, उससे आपको क्वेश्चन एनी टाइम मतलब एनी हाउ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल।